नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भड़का जन आक्रोश अब हिंसक आंदोलन में तब्दील हो चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश की कमान सेना ने अपने हाथ में ले ली है। इसके बावजूद कई शहरों में आगजनी, लूटपाट और जानलेवा हमले अब भी जारी हैं। अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले हुए, सुप्रीम कोर्ट तक जला दी गई और जेलों से कैदी भागने में सफल हो गए। नेपाल इस वक्त अशांति की आग में झुलस रहा है। सवाल यह है कि क्या सेना हालात पर काबू पा सकेगी? आज इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही आपको दिखाएंगे हर वो तस्वीर जो नेपाल के इस भीषण संकट की कहानी बयां कर रही है। नेपाल जल रहा है, सड़कों पर सेना तैनात है, सुप्रीम कोर्ट की इमारत जलकर राख हो चुकी है, प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर राजधानी छोड़ चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों में आग लगा दी गई है, नेपाल की जेलों से सैकड़ों कैदी भाग निकले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब बेकाबू हो चुका है। हर तरफ सिर्फ आग, आंसू और आक्रोश है। क्या नेपाल एक और गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या सेना हालात संभाल पाएगी और क्या इस आग की लपटें पड़ोसी देशों तक भी पहुंचेगी? आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देख लीजिए नेपाल के ताजा हालात पर एक रिपोर्ट। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद भी कई इलाकों में लगातार हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी थी, जिसके चलते 25,000 से ज्यादा केस फाइलें राख में बदल गईं। वहीं आज सेना ने 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। सेना का कहना है कि ये लोग स्थिति का गलत फायदा उठाकर तोड़फोड़, अराजकता, लूटपाट, आगजनी और जान माल को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से करीब 33 लाख से ज्यादा नकदी बरामद की है। इसके अलावा 23 बंदूकें, मैगजीन और गोलियों समेत 31 अलग अलग तरह के हथियार भी जब्त किए गए हैं। केपी शर्मा ओली पीएम पद से इस्तीफा देकर काठमांडू छोड़ चुके हैं। यहाँ हिंसक प्रदर्शन में अब तक 22 लोगों की मौत हुई, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। आंदोलनकारियों ने कल नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खनाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर में आग लगा दी। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगाने से उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गयी। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा कर मारा। नेपाल के दिल्ली बाजार जेल से कैदियों ने भागने की कोशिश की, हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। सेना ने हालात को काबू करने के लिए सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। कैदी सड़कों पर नारे लगाते हुए उतर आए थे, जबकि सेना ने आवाजाही रोकने के लिए इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है। दूसरी ओर नवलपरासी पश्चिम जिला कारागार से 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। जेल के अंदर उन्होंने आगजनी की और रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए। उन्हें कंट्रोल करने के प्रयासों के बावजूद ज्यादातर कैदी भागने में सफल रहे। फिलहाल नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। सेना सड़कों पर तैनात है। हालात कब तक काबू होंगे, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो ये तस्वीरें थी नेपाल जिस तरह से जल रहा है उसकी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि नेपाल में आंदोलन की मुख्य वजह क्या थी। 7 वजह हम आपको बता रहे हैं। पहला, सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बैन किया। इससे युवाओं की कमाई पर असर पड़ा। तो ये सबसे पहला और मुख्य वजह रहा, सोशल मीडिया बैन। सरकार ने जैसे ही बैन किया फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, उसके बाद युवाओं में आक्रोश दिखा और इससे जो युवा है वो सड़कों पर नजर आए। साफ तौर पर युवाओं का कहना था कि उनकी कमाई पर असर पड़ा। दूसरे और वजह की अगर बात कर ले तो 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए। गिरियो बंधु भूमि स्वैप 2021 54,500 करोड़, ओरिएंटल कोऑपरेटिव 2023 में 13,600 करोड़ कोऑपरेटिव और 2024 में 69,600 करोड़। वही तीसरी वजह बताया आपको, सियासी अस्थिरता भी देखने को मिल रही थी। लगातार
नेपाल में 5 साल में 3 प्रधानमंत्री, शेर बहादुर देउवा, पुष्प कमल दहल और प्रचंड केपी ओली, ये अस्थिरता भी देखने को मिल रही थी। चौथी आपको बताएं बेरोजगारी और असमानता, बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा, वही 20% लोगों के पास आधी से ज्यादा संपत्ति थी। 5वीं की अगर बात करें तो विदेशी दबाव, कभी अमेरिका कभी चीन का दबाव दिखा, वही बैन के बीच सिर्फ टिकटॉक को चालू रखा गया, यही एक बड़ा वजह बना। बहादुरी, विवाद और चीन से नजदीकी रिश्ते बिगड़ने से आर्थिक दबाव पड़ा नेपाल पर, इससे युवाओं में बेचैनी देखने को मिली और यह भी एक बड़ा कारण बना इस आंदोलन का। 7वीं और आखिरी वजह की अगर बात कर लें तो भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म, नेताओं ने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद दिए, उनके बच्चों को विदेश यात्राएं, महंगे ब्रांड यूज करने और पार्टियों से भी युवा नाराज नजर आ रहे थे। और ये कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और ये 7 बूंद जो मिलकर नेपाल में जब ये घड़ा भरा तो युवा सड़क पर नजर आए, आंदोलन की तस्वीरें नेपाल से सड़क आई और आग की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और तमाम बड़े नेताओं के घरों को जला दिया गया, मंत्रियों पर भी हमला किया गया। सदन से लेकर सड़क तक नेपाल में आंदोलन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं भारत के 3 पड़ोसी देशों में हुए तख्ता पलट के बारे में। सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। 2024 में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। धीरे धीरे देश भर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। वही जून 2024 में प्रदर्शन शुरू हुए और 5 अगस्त 2024 को हसीना ने इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। तो ये कहानी बांग्लादेश की, जो भारत का एक पड़ोसी देश है। यहां भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिला। बांग्लादेश में क्या हुआ हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की, किस तरह से वहां भी विवाद देखने को मिला और वहां भी युवा जो है, छात्र जो है, उन्होंने आंदोलन शुरू किया और वहां किस तरह से तख्ता पलट हुआ। और अब बात श्रीलंका की कर लेते हैं। 2022 में आर्थिक संकट के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। मार्च 2022 में प्रदर्शन शुरू हुए और जुलाई 2022 तक सरकार गिर गई। 2025 तक श्रीलंका में कुछ आर्थिक स्थिरता आई। 22 सितंबर 2024 को अनूत कुमारा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए। यानी यहां भी आंदोलन देखने को मिला और यहां आंदोलन ही वजह बना तख्ता पलट। और अब बात म्यांमार में तख्ता पलट की। 2021 के सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ बड़े पैमाने पर अहिंसक प्रदर्शन शुरू हुए। धीरे धीरे प्रदर्शन हिंसक हो गए और देश में गृह युद्ध में छिड़ गया। 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट हुआ। फरवरी 2021 से प्रदर्शन शुरू हुए। कुछ विद्रोही गुट अभी भी लड़ाई जारी रखे। 30 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा। वही 6500 से ज्यादा नागरिक भी मारे गए। तो म्यांमार की कहानी कुछ इस तरह की रही। म्यांमार में भी तख्ता पलट विद्रोह के बाद देखने को मिला। अगर आप बात कर ले म्यांमार की, तो कुछ विद्रोही गुट अभी भी अपनी लड़ाई म्यांमार में जारी रखे हुए हैं। 30 लाख से ज्यादा लोगों को उस वक्त घर छोड़ना पड़ा था और लगभग 7000 के आसपास लोग मारे गए थे म्यांमार में। तो देखिए नेपाल से जिस तरह की तस्वीरें आई, यही पैटर्न देखने को मिला। चाहे आप बात कर ले जिस तरह से भारत के और भी पड़ोसी देश हैं, बार बार ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि चाहे आप पैटर्न की बात कर लेते हैं, जैसे आउटलाइन की बात हम करते हैं, म्यांमार की बात कर ले, श्रीलंका की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इसी पैटर्न पर
नेपाल में भी विद्रोह देखने को मिला। क्या यही पैटर्न जो है वही कारण बना और इसी पैटर्न पर जो आंदोलनकारी हैं नेपाल की सड़कों पर दिखे? हालांकि नेपाल के साथ वजह भी हमने आपको बताई किस तरह से, चाहे वो नेपोटिज्म की बात को लेकर हो, लगातार वहां के जो युवा हैं और लोग भ्रष्टाचार से परेशान थे, सरकार से बार बार जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन सरकार अपने बातों के पीछे जनता को उससे पीछे रख रही थी, दरकिनार कर रही थी। इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, लोग अपने अपने विषय से, अपने अपने जानकारी से इस बात को विश्लेषण के तौर पे बताते हैं। लेकिन पैटर्न की अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार भारत के पड़ोसी देशों में तख्ता पलट देखने को मिल रहा है, तो सवाल अपने आप में यह बनता है कि आखिर कौन है इसके पीछे कौन है जो भारत के आसपास आग लगाने की कोशिश कर रहा है, भारत के पड़ोसी राज्यों में, माफ कीजिएगा, पड़ोसी देशों में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, भारत के बॉर्डर्स पर आग लगाने की कोशिश कर रहा है। चलिए नेपाल के इस तख्ता पलट पर हम और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ ब्रह्मदीप आलूने जी विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राजेश चाबा जी रिटायर्ड मेजर जनरल जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही अजय त्रिपाठी जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम आपके पास आते हैं ब्रह्मदीप जी, आपसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे और आज भी यही समझना चाहते थे कि क्या जो नेपाल में हो रहा है वो सब कुछ ऑर्गेनिक है या किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार नेपाल हो गया है? शंकर जी देखिए, जब भी किसी देश की जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं, एक उनकी आंतरिक राजनीति और एक बाह्य राजनीति। उस देश के जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं या जो राष्ट्र अध्यक्ष है, उनको तय करना पड़ता है कि अपने देश की नीतियों को आप कहां पर ले जाना चाहते हैं। नेपाल की जो मूल समस्या है वो गरीबी है, बेरोजगारी है, वहां पर संसाधन असीम है और इसीलिए लोग इसी विश्वास में लोकतंत्र को उस देश में लाए थे। यदि वहां पर लोकतंत्र सही तरीके से चले, यदि मिली जुली सरकारें जो लगातार बन रही है, लोगों का विश्वास नहीं है, तो पक्ष और विपक्ष एक समान व्यवहार करे तो निश्चित तौर पर लोगों का लोकतंत्र में भरोसा बढ़ेगा। लेकिन वहां की लोकतांत्रिक जो पार्टियां हैं वो सत्ता में बने रहने के लिए ये इनके कोशिशें करने लगी और इसका नतीजा हुआ कि देश में बेतहाशा भ्रष्टाचार बढ़ गया और असमानता तो उस देश में इस कदर है कि 20% लोगों के पास देश के अधिकांश संपत्ति पर कब्जा है, तो ना आप लोगों को रोजगार दे रहे हो और सबसे बड़ी बात है बहुत सारे जाति समूह देश में रहते हैं। तो ये जो विभिन्नता है, इस विभिन्नता को आपने ताकत बनाना चाहिए। जैसे भारत की ताकत क्या है, यहाँ की विभिन्नता है। हम बंगाल को ले लें, दक्षिण साउथ के राज्यों को ले लें, उत्तर के राज्यों को ले लें, मध्य भारत को ले लें, तो हमारे यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और इसका कारण है कि सबका समान प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन नेपाल की राजनीति में समान प्रतिनिधित्व तो दिया नहीं गया और सत्ता पर येन बने रहने के लिए आपने उग्र राष्ट्रवाद का नारा उछाल दिया मिस्टर प्रचंड और ओली ने, और उनको ऐसा लगता था कि देश की समस्याओं के जो मूल समस्या रोटी कपड़ा और मकान उनको दरकिनार हो जाएगी, जनता भूल जाएगी और उग्र राष्ट्रवाद के नारे के साथ वो भारत विरोध नया खड़ा करके सत्ता में बने रहेंगे। तो वो सफल भी हुए, प्रचंड और ओली इस काम में सफल भी हुए, लेकिन जनता इस बात को समझ गई कि ये सिर्फ सत्ता में बने रहने का इनका एक तरीका है और नतीजा यही हुआ कि जनता का सब्र टूट गया। आप देखिए जनता किस पर गुस्से में, जनता सत्तारूढ़ पार्टी पर भी और विपक्षी दलों पर भी है। जनता जो है वो पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर भी हमले कर रही है, उनके पर ये जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अंततः राजनीतिक दलों को यह सीख भी है कि आपको जनता सेवा के लिए चुनती है, आपको जनता राज्य करने के लिए नहीं चुनती है, आपको जनता तानाशाही करने के लिए नहीं चुनती है। और ओली को ऐसा लगता था कि एक तरफा, अरे भाई आप देश में यदि सोशल मीडिया को बाधित कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया को बंद कर रहे हैं तो आप राजशुमारी कर लेते, आप देश के राजनीतिक। रणदीप जी आप तक लौटते हैं, लेकिन इससे पहले अजय त्रिपाठी जी आपसे समझना चाहते हैं किस तरह से देखते हैं नेपाल की इस पूरी घटना को? देखिए अभी आपने जो बात की कि जो लगभग कारण कुछ भी रहे हो, समस्या एक ही सब जगह की, चाहे वो श्रीलंका का मामला हो, चाहे वियतनाम का मामला हो, चाहे आप बांग्लादेश में हुआ हो, कि वो जनरेशन जिसे काम चाहिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, उसको जब वो नहीं मिला तो वो बाकी जगह डाइवर्ट हुई। वही श्रीलंका में हुआ था, वही अच्छा सब जगह। एक चीज़ और मज़ेदार है कि इंटरफेरेंस बाकी कंट्रीज़ का, चाइना का इंटरफेरेंस, चाहे वो वियतनाम में हो, चाइना का इंटरफेरेंस या श्रीलंका में जब आया उसके बाद, चाहे और उसके बाद बांग्लादेश में वही अमेरिका का इंटरफेरेंस, और वही नेपाल में हुआ। आप विदेशी जो बड़े दिग्गज लोग हैं, शीर्षस्थ देश हैं, जिनके लगा कि आप उनके पावरफुल लोग आपके साथ खड़े हैं, तो आप एक अलग ट्रैक पर चल पड़े।
उस देश की कंडीशन, उस देश का माहौल, उस देश का वातावरण, उस देश की जनता, वो आपका वोटर जिसने आपको वोट दिया है, उस मतदाता ने आपकी शाही पालकी जो उसको अपने कांधे पर बिठा कर सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाई है, तो आपको उसका भरोसा जीतना पड़ेगा। उससे हटके जहां भी हुआ, उस हर देश में यही स्थिति बनी है। तो नेपाल में भी जो बात कर रही थी कि युवाओं को जब लगा कि उनके पास कोई साधन नहीं है, बहुत से लोग इंडिया में लाखों की संख्या में इंडिया में काम करते हैं, बाकी देशों में काम करते हैं, जाकर के वो किस तरह मजदूर जैसे रूप में काम करके अपना काम चला रहे हैं, लेकिन अगर उनको वो ऑप्शन भी नहीं मिलेगा तो विद्रोह की जो ज्वाला थी वो भड़क उठी। और निश्चित रूप से ये विद्रोह एक सीख है, मैसेज है पॉलिटिशियन के लिए या सोशल क्षेत्र में काम करने के लिए सभी लोगों के लिए कि अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो देश, वो सिस्टम, वो व्यवस्था पूरी विखंडित हो जाएगी। ठीक है त्रिपाठी जी। राजेश जी, आप तक लौटते हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कोई ऐसी साजिश है जो भारत के आसपास, क्योंकि तस्वीरें देख ली ना, म्यांमार की हो, श्रीलंका की, बांग्लादेश की, कोई ताकत है क्या जो भारत के आसपास आग लगाने की कोशिश कर रही है? देखिए, आपका जो विश्लेषण इस टॉक से पहले था, जिसमें आपने पूरे भारत के नेबरिंग देशों की बात की थी और वहां पे जो अस्थिरता पिछले 2 या 3-4 साल में आई है, ये एक बहुत गहरे साजिश भी हो सकती है भारत के खिलाफ। आप भारत के अंदर ही अगर अंदरूनी हमारे जो डिस्प्यूट्स रहे हैं और जितने जो बातें उछाली गई, आफ्टर ऑल आप ध्यान रखिए कि बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं, बिहार नेपाल का नेबरिंग स्टेट, इसमें जो एंटी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो वोट चोरी का जो ये आंदोलन चल रहा है, आप अगर बांग्लादेश और नेपाल का जो विद इन 1 ईयर जो प्रोटेस्ट है, एग्जैक्टली मोरलेस सेम है। आप देखिए, वही स्टूडेंट्स, उसी तरीके से फायरिंग, उसी तरीके से दबाव, और विद इन 24 to 48 आवर्स पूरे शासन का तख्ता पलट। ये चिंगारी जो होती है, वो इस चिंगारी उसी आग की संभावना तो बहुत अच्छे से रहती। अब चिंगारी किस समय लगाई जाती है वो सवाल, और चिंगारी अगर सही समय पे लग गई तो यही हालात होते हुए जैसे नेपाल और बांग्लादेश में। क्या ये भारत में हो सकते हैं? क्या ये भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जा सकती है? और भारत को कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की नेपाल वासियों से और उन्होंने कही कि ये अहम है भारत के लिए भी कि वहां स्थिरता कायम हो। देखिए, भारत के लिए तो बहुत जरूरी है। नेपाल एक बॉर्डरिंग स्टेट, नेपाल हमेशा से एक जियोपॉलिटिकल, अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस देखें तो उसकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वही बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिए 1960s में अमेरिका ने एक वहां पे रेडार एस्टैब्लिश किया था, रेडार स्टेशन, जो कि मिसिंग हो गया था कुछ दिनों। और ये जो स्टेशन था, ये सपोज टू बी चाइना के खिलाफ मॉनिटरिंग का स्टेशन। अब चाइना का रोल अगर आप इस पूरे घटनाक्रम में देखिए तो चाइना को केपी ओली चाइना सपोर्टर तो रहे, भारत विरोधी जो ये लिपुलेख और काला पानी वाला जो उन्होंने डिस्प्यूट खड़ा किया था, वो परोक्ष तौर पे चाइना सपोर्टेड था, उसमें तो कोई डाउट नहीं। उनके जो भारत विरोधी बयान हैं वो भी जग जाहिर। सवाल ये था कि पिछले कुछ महीनों से उनकी जो एंटी इंडिया का जो स्टैंड था वो थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट हो रहा था। मगर चाइना का इंपॉर्टेंस नेपाल राजनीति में, और इंपॉर्टेंस में कोई इंटरफेरेंस कहूंगा मैं, नेपाल चाइना का इंटरफेरेंस नेपाल की राजनीति में बढ़ता जा रहा है, और वो भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय, क्योंकि हमेशा याद रखिए, और भारत सतर्क भी है, भारत सतर्क भी लगातार निगरानी बनाए हुए है। हालांकि जी राजेश जी, आप तो लौटते हैं, लेकिन ब्रह्मदीप जी आपके पास आते हैं। किस तरह से देख रहे हैं भारत की भूमिका और भारत पर असर की जब आप बात करते हैं इस पूरे विद्रोह के बाद, क्योंकि एक बड़ा बॉर्डर जो है वो हम शेयर करते हैं नेपाल के साथ। देखिए शंकर जी, भारत के लिए बिल्कुल नेपाल में लोकतंत्र हो बहुत ज्यादा जरूरी, नेपाल में शांति हो ये और उससे ज्यादा जरूरी है, और नेपाल आगे बढ़े ये भी बहुत जरूरी है। नेपाल से हमारी 5 राज्यों की सीमा मिलती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 5 राज्य हैं। और ये 5 राज्य बहुत बड़े राज्य हैं, जिसके बारे में झाबा साहब एक इशारा भी कर रहे थे। 5 राज्य बहुत अहम है, सामरिक तौर पर भी अहम है, और 3 तरफ से नेपाल को नेपाल हमारी सीमा को छूता, और एक तरफ से चीन से।
यदि नेपाल में शांति होती है, यदि नेपाल में लोकतंत्र होता है, सही तरीका का लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र नहीं, वामपंथियों का लोकतंत्र नहीं जो फायर करके रख लिया था इन्होंने, मिस्टर ओली ने और मिस्टर प्रचंड ने, तो सही तरीके से यदि लोकतंत्र चलता है तो उसका फायदा हमारी सेना को भी मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गोरखा रेजिमेंट है। तो नेपाल से हमारी ऐतिहासिक संबंध है, वहां पर जो पर्यटन जाता है वो हमारे लिए हमारे भारतीयों से जाता है। दूसरी बात है कि जो व्यापार व्यवसाय है, जो खासकर नेपाल से लगे हुए हमारे राज्य या नेपाल है, तो नेपाल में जितनी शांति होगी, रोटी बेटी का व्यवहार तो हमारे से है ही, तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं कि नेपाल में शांति रहे, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर यह देश समृद्ध रहे। क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते कि नेपाल की में यदि अस्थायी जो अस्थिरता होती है तो ISI जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उसका कई बार दुरुपयोग कर चुकी है। यहाँ तक कि एक दौर था जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो नेपाल की यात्रा पर गई तो भारत से लगता हुआ एक इलाका था, वहां पर दिलशाद बेग नाम का एक सांसद हुआ करता था, तो बेनजीर भुट्टो दिलशाद बेग उससे मिली बेग से। तो क्या है कि भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से यह राज्य बहुत महत्वपूर्ण है और उतनी ही नेपाल में स्थिरता है। यही कारण है कि हमारी कूटनीति ने बहुत संतुलित और नियंत्रित बयान दिया है और यह कामना की है कि नेपाल में जल्दी से शांति हो और नेपाल में लोकतंत्र सही तरीके से काम करे। ठीक है त्रिपाठी जी, देखिए बालोन शाह ने अब साफ तौर पर अपील भी कर दी है युवाओं से कि आप अपने घरों को चले जाइए, शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। इसके बाद भी क्या शांति नजर नहीं आ रही वहां नेपाल में? तो किस तरह से अस्थिरता को खत्म करने की पहल नेपाल को करनी चाहिए? और देखिए कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो काफी पीछे नेपाल अब नजर आएगा, वापस उसको कम बैक करने में काफी समय लगने वाला है। मुझे लगता है कि वो जो यूथ मैदान में उसको भरोसा जताना पड़ेगा। जैसे कि बांग्लादेश में यूनिस को लेकर के आए थे, यूनिस की हमारे साथ रिश्ते भले यूनिस के अच्छे ना हो, लेकिन यूनिस की वहाँ पर जो इमेज थी एक अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी की, भले किस तरह माइंडेड हो लाए तो, और उस पर भरोसा जताया जो अग्रेशन जो यूथ में था। नेपाल में भी ऐसे किसी लीडर को लेकर आना पड़ेगा, उसमें वर्तमान लीडर से जो इतनी है उनमें से किसी को आगे करके या मिलिट्री के हाथ में पावर दे करके वो संभव नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि चाइना का इंटरफेरेंस को लेकर के भी बात करनी पड़ेगी उन लोगों की, क्योंकि देखिए चाइना में अब आप देखिए कि वियतनाम में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में हुआ तख्ता पलट गया। चाइना में जब क्रांति हुई थी, स्टूडेंट लीडर की क्रांति हुई थी, एन थमन चौक पर गोलियां चली थी, वो आज भी जिंदा, लेकिन वहां सब कुछ कंट्रोल हो गया था क्योंकि वहां तानाशाही है। ये तानाशाही वाले देश नहीं है, यहां आप ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि एक बार सारी कंट्रीज को मिलकर के जो यूएनओ, जहां भी अगर नेपाल उसका मेंबर है, सार्क का मेंबर है या यूएनओ का मेंबर है, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी और ऐसा भरोसा, कोई ऐसे लीडरशिप जिस पर भरोसा कर सके वो बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, तब जाके मुझे लग रहा है वहां शांति हो पाएगी। चलिए, इस चर्चा में आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारी साझा की और नेपाल की तस्वीरें किस तरह से बदलेगी इस पर भी एक सार्थक चर्चा हुई है। तो देखिए जिस तरह से नेपाल की तस्वीरें हैं वो अब जो है बदलते नजर आएंगे, किस तरह से स्थिरता नेपाल में देखने को मिलेगी ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी जो तस्वीरें सामने हैं बवाल की तस्वीरें हैं, आग की तस्वीरें हैं और विद्रोह की तस्वीरें लगातार, चाहे वो युवा हो, हर तबके के लोग जो हैं वो सड़क पर हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई बीते दिन किस तरह से सड़क से लेकर सदन तक जो प्रदर्शन और विद्रोह देखने को मिला। उसके बाद अब सवाल यही है कि क्या वापस कमबैक नेपाल कैसे करने वाला है, भारत की जिम्मेदारी क्या होने वाली है, भारत की भूमिका क्या होने वाली है। और जिस तरह से रक्षा विशेषज्ञ ये बात लगातार करें कि भारत जो कि एक बड़ा बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर करता है, तो भारत को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब आने वाले दिनों में यह देखने वाली बात होगी नेपाल की तस्वीर किस तरह से बदलते नजर आती है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।